कास्ट और रिजर्वेशन आपस में जुड़े शब्द हैं। शहरों में जब भी कभी जातिवाद के बारे में बातचीत होती है तो वो रिजर्वेशन पर आकर खत्म होती है। बातचीत में जो व्यक्ति भाग ले रहा है, यदि वो प्रिविलेज्ड कास्ट से बिलोंग करता है तो मेरिट पे अटैक जरूर करेगा। अपॉर्चुनिटीज कम है, ओबीसी और एससी/एसटी को ज्यादा मिलता है कि वो लोग को है कि वो लोग को एक एज लिमिट के ऊपर भी होता है कि वो लोग दे सकते हैं एग्जाम, पर जनरल का क्या है, वो लोग नहीं दे सकते एग्जाम। लॉजिक और यहाँ तक कि फैक्ट्स भी मुद्दा बन जाते हैं और रिजर्वेशन के समर्थक को यह समझाना पड़ता है कि मेरिट तय कैसे होती है। आमतौर पर इन आर्गुमेंट्स का कोई अच्छा अंत नहीं होता। हम आए दिन रिजर्वेशन के खिलाफ भर भर के बुराइयां सुनते हैं और वहीं साथ के साथ दूसरी कम्युनिटीज और ब्राह्मणों को किसी न किसी रूप में ये कहते सुनते हैं कि हमको भी आरक्षण दो, हम भी किसी न किसी रूप में पिछड़े हैं। ईडब्ल्यूएस का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, इसको देखिए। फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिटेड फॉर पीजी मेडिकल सीट कैंसिल्ड। दूसरी रिपोर्ट देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट इंपोजेस 10 lakhs कॉस्ट ऑन फादर ऑफ अ माइनर स्टूडेंट फॉर अवेलिंग ईडब्ल्यूएस बेनिफिट्स बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। तीसरी खबर ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है 4 महीने पहले की। महिला ने दिया फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सीओ अभ्यर्थी पर केस। मुजफ्फरनगर की घटना है। ऐसी हजारों खबर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या आपको पता है जातिवाद किस सिद्धांत पर काम करता है? जातिवाद इस सिद्धांत पर काम करता है कि लोगों को जन्म से उस जाति के आधार पर काम असाइन किया जाए जिस जाति में वे पैदा हुए हैं, जिसमें ब्राह्मणों की पूरी तरह पढ़ने और लिखने पर मोनोपोली होती है, जिसमें अधिकांश उन्हें धर्म शास्त्रों को रटना पड़ता है और अनटचेबल्स यानी अछूतों को समाज में निचले काम करना, जैसे नाली साफ करना, मैला ढोना, मरे हुए जानवरों की खाल निकाल के इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। रिजर्वेशन का विरोध करने वालों को यह दिखाई नहीं पड़ता कि हिंदू धर्म के अनुसार जातिवाद के रूप में समाज का डिवीजन दुनिया का सबसे वाहियात डिवीजन है, जिसमें ब्राह्मणों को हर तरह का प्रिविलेज लेने के लिए और सोसाइटी को डोमिनेट करने के लिए कोई मेरिट प्रूव नहीं करनी पड़ती और अछूतों को जीते जी नरक में जीने के लिए कोई अपराध नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कास्ट की परिभाषाएं आज तक जस की तस बनी हुई हैं। समय के साथ इनमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। मॉडर्न टाइम्स में जाति पे आधारित व्यवसाय में बदलाव हुए हैं। पहले शूद्रों के मंदिर प्रवेश करने पर उन्हें जान से मार दिया जाता था, आज कुछ जगहों को छोड़कर ऐसा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो 21st सेंचुरी में अब तक जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए था। कई सारे देशों ने कास्टिज्म को बहुत पहले लीगली एबॉलिश कर दिया है, लेकिन भारतीय जहां जाते हैं वही जातिवाद फैला देते हैं। यूके उनमें से एक देश है। कुछ प्रिविलेज्ड ये मानते हैं कि वे जातिवाद के बारे में बात ना करके जातीय भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और ये उनकी तरफ से समाज में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये सही नहीं है। हकीकत यह है कि यदि कोई दलित करोड़पति बन जाए, चीफ जस्टिस बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए या राष्ट्रपति भी बन जाए, तब भी वो जाति आधारित गालियों का शिकार होता है। क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार कास्ट सेंसस कब हुआ था? पॉपुलेशन सेंसस नहीं, कास्ट सेंसस कब हुआ था? इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट सेंसस एक बार भी नहीं हुआ है। आखिरी बार जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े 1931 में ब्रिटिश रूल के दौरान आए थे। इसके बाद जाति के आधार पर आंकड़े कभी रिलीज नहीं हुए। 1931 के बाद कास्ट सेंसस 1941 में कंडक्ट हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े कभी पब्लिक के सामने नहीं आए। पहले कास्ट सेंसस के बाद लोगों में अपने कास्ट और रिलीजियस कम्युनिटीज के प्रति सेल्फ अवेयरनेस की भावना पैदा हुई। पहली बार लोग अपनी जाति, धार्मिक समुदाय के संख्या के प्रति सजग हुए और पहली बार उन्हें एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के रूप में न्याय आता दिखाई दिया, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर नहीं, क्योंकि ज्यादातर रिसोर्सेज सो कॉल्ड अपर कास्ट और राज्य द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। पूरे सबकॉन्टिनेंट में जातीय एकजुटता बनाने में कम्युनिकेशन के आधुनिक साधन और ट्रांसपोर्टेशन ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। कोल्हापुर के शाहूजी महाराज को रिजर्वेशन का जनक कहा जाता है। वेदोक्त कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना ही होगा। रॉयल फैमिली के एक ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट ने शाहूजी महाराज के लिए वेदोक्त संस्कार करने से ये बोल के मना कर दिया कि वो शूद्र वर्ण से बिलोंग करते हैं। वे असली क्षत्रिय नहीं हैं, क्योंकि उस पंडित के अनुसार उस समय केवल 2 ही वर्ण एग्जिस्ट करते थे, ब्राह्मण और शूद्र। होना क्या था, शाहूजी महाराज ने साहसी काम किया, उस पंडित को तुरंत निकाल दिया और एक यंग मराठा को गैर ब्राह्मणों का धर्मगुरु अपॉइंट किया, जिसका टाइटल रखा गया क्षत्र जगत गुरु, यानी द वर्ल्ड टीचर ऑफ द क्षत्रियास। इतना ही नहीं, शाहूजी महाराज ने
आर्य समाज और सत्य शोधक समाज को सपोर्ट किया, साथ ही मराठा कम्युनिटी के अधिकारों के लिए कैंपेनिंग भी की और जल्द ही वे गैर ब्राह्मण मूवमेंट के लीडर बन गए और पूरे मराठा एम्पायर को एकत्रित किया। 1902 में अपने प्रशासन में आधी सीट्स गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्व्ड की ताकि वे रिजर्वेशन का लाभ ले सकें। इसके लिए उन्होंने स्कूल और हॉस्टल्स भी खुलवाए। शाहूजी महाराज ने ब्राह्मणों की मोनोपोली को सीधे तौर पे चैलेंज किया। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को पंडित की उपाधि दिलवाई और ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस खुलवाए। रिजर्वेशन के माध्यम से गैर ब्राह्मणों को स्ट्रेंथ मिली और ब्राह्मणों को मुंहतोड़ जवाब मिला। तो ये थी वेदोक्त कंट्रोवर्सी। गैर ब्राह्मण मूवमेंट आगे चलकर बहुजन मूवमेंट के रूप ले लेती है। साउथ में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के दबाव के चलते प्रिंसली स्टेट मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियार ने सर लेस्ले मिलर के नेतृत्व में मिलर कमेटी की स्थापना की। 1918 में इस कमेटी को सर्वे करने को कहा गया और नॉन ब्राह्मण के अपलिफ्टमेंट के लिए उचित उपाय सजेस्ट करने के लिए कहा गया। सन 1919 में कमेटी ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की स्कीम का सुझाव दिया। यही रिपोर्ट आगे चलकर कई महत्वपूर्ण पॉलिसीज की ब्लूप्रिंट बनी। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसीज बनाने में भी इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का रोल था। नॉन ब्राह्मण्स की रिप्रेजेंटेशन ने कई सेक्शंस को एम्पावर किया था, लेकिन इसके फायदे अभी तक अछूतों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में आज की डेट में गैर ब्राह्मणों के लिए 69% रिजर्वेशन उपलब्ध है। आप अंदाजा लगा सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस की हेजेमनी का। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ आया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय अंबेडकर और गांधी जी के बीच भयंकर विवाद हुआ। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल कर लिया था, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और अंबेडकर जी पर प्रेशर बनाया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट को रद्द करवा दिया। इसके परिणाम स्वरूप एक एग्रीमेंट पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में साइन किया गया। इसमें प्रांतीय विधायिका में दलितों के लिए रिजर्व सीट्स 71 से बढ़ाकर 147 की गई और टोटल सीट्स की 18% सीट्स सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्व की गई। साथ साथ डिप्रेस्ड क्लासेस का पब्लिक सर्विसेज में फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एनहेंस करने के लिए और हर प्रांत के दलितों को एजुकेशनल ग्रांट यानी शैक्षिक अनुदान मुहैया कराया जाए, ये प्रोविजन सरकार ने एक्सेप्ट किए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल किए गए। तो ये था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दलितों के लिए रिजर्वेशन का सोर्स। 1935 से लेकर 1945 तक रिजर्वेशन ने एक प्रकार से उन्नति बढ़ाने की पॉलिसी के रूप में काम किया। वजह जाहिर थी, फिक्स्ड क्वाटा फिजिबल कराने के लिए इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं थे। 1943 में अंबेडकर वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने ही इस पॉलिसी को कोटा सिस्टम में कन्वर्ट कराया और दलितों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 8.5% सीट्स रिजर्व कराई, जो कि उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन था। यह पॉलिसी इन आधारों पर बेस्ड थी कि हिंदू सोसाइटी में दलित कम्युनिटी ने डीप सफरिंग झेली है। रिजर्वेशन को हम एक प्रकार का मैकेनिज्म कह सकते हैं जो शोषित वर्गों और रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है। रिजर्वेशन को लेकर यह दावा किया जाता है कि जैसे जनरल में आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार है, उसी प्रकार अन्य जातियों में भी आरक्षण इसी तरह लागू किया जाए, यानी आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। लेकिन यह ब्राह्मणवाद की दोहरी मानसिकता है, जिसमें सुविधाओं और विशेषाधिकारों का लाभ जाति के आधार पर लिया जाता है, जैसे ये खुद लेते आए हैं। लेकिन जब वंचित वर्गों को समान अवसर देने की बात आती है तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर सीमित करने की वकालत की जाती है। मंदिरों की संपत्ति और पुजारी पदों पर पारंपरिक रूप से जातिगत दावेदारी को सही ठहराया जाता है, लेकिन जब सामाजिक न्याय और नीतियों की बात आती है तो जाति आधारित भेदभाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह ब्राह्मणवाद एक तरफा लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपने तर्क बदलता रहता है, पहले भी बदलते आए हैं। कोई धर्मगुरु और कथावाचक जातिवाद के विरोध में कुछ नहीं बोलता, उल्टा वो इसका समर्थन करते हैं। जातिगत आरक्षण से दिक्कत है तो जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जाति बदलकर जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उसमें शामिल हो जाइए। ये एहसास भी हो जाएगा कि जातिगत आरक्षण क्यों जरूरी है और आरक्षण भी मिल जाएगा। अगली वीडियो में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के रिजर्वेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए शायद मुमकिन नहीं होता कि वो खुद हर चीज़ को पढ़ें और समझें। इतने संसाधन भी नहीं होते हैं और शैक्षिक रूप से भी सक्षम नहीं होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे तमाम लोगों तक जागरूकता फैलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें।